हर गंभीर केस में पुलिस अपनी सर्च एंड सीजर के द्वारा आरोपी के खिलाफ कुछ बरामदगियां केस के रिकॉर्ड पर लगा देती है, जिन्हें आरोपी के खिलाफ ट्रायल के दौरान पढ़ लिया जाता है और उस आरोपी के खिलाफ इसके आधार पर निर्णय भी दिया जाता है। परंतु बीएनएसएस में सर्च की एक कानूनी विधि दी गई है, तो हम पहले आज ये जानेंगे कि आईओ के द्वारा की जाने वाली सही सर्च एंड सीजर के नियम क्या होते हैं और यह भी जानेंगे कि पुलिस किन बिंदुओं पर सर्च की विधि को गैर कानूनी तरीके से भंग करती है। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन में किन किन सवालों को पूछकर सर्च और सीजर की इस गैर कानूनी कार्रवाई को कोर्ट के सामने हम खोलकर रख सकते हैं और कोर्ट के द्वारा इसे निरस्त करवा सकते हैं। इसके लिए हमें जानना होगा कि एक सही कानूनी सर्च एंड सीजर की क्या क्या डायमेंशंस होती हैं, उसके महत्वपूर्ण आयाम कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर आपको 4 चीजें जाननी चाहिए कि जो सर्च है उसमें कानून के अनुसार सर्च से पहले कुछ स्टेप्स लिए जाने जरूरी हैं, तो इसे हम सर्च से पहले के कार्रवाई के रूप में जानेंगे। दूसरा, सर्च के दौरान भी कुछ एक स्टेप्स लिए जाने जरूरी होते हैं, तो हम उन्हें सर्च के दौरान हुई कार्रवाई के रूप में जानेंगे। तीसरा है कि सर्च में दी गई निश्चित कानूनी विधि ही प्रयोग की जा सकती है, तो सर्च में सही कानूनी विधि को जानेंगे। और सबसे अंत में यह है कि जब सर्च की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उस समय पुलिस आईओ को क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं, इसे हम सर्च के बाद की कार्रवाई के रूप में जानेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले सर्च से पूर्व ही जो कार्रवाई करनी होती है उसके बारे में जानते हैं। जिस भी स्थान की, घर की, ऑफिस की जिसकी भी सर्च और सीजर की जानी है, उसके लिए सबसे पहले एक सर्च वारंट बनाया जाएगा, क्योंकि कानून में कोई भी सर्च बिना वारंट के नहीं की जा सकती है। जबकि हम यह देखते हैं कि जितने भी ट्रायल्स हम लोग भुगतते हैं, सामने देखते हैं, उनमें से सर्च वारंट आमतौर से कहीं मिलता ही नहीं है फाइल में लगा हुआ। यदि यह सर्च किसी दूसरे थाना के क्षेत्र में की जा रही है, तो उस दूसरे थाना क्षेत्र के एसएचओ को, जिसे हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन कहते हैं, उसको भी इस केस के आईओ के द्वारा एक लिखित सूचना दी जानी होती है। बीएनएसएस में लिखा है कि सर्च वाले स्थान का मालिक या उसकी तरफ से जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति सर्च वारंट को देखकर आईओ को अबाधित सर्च का अधिकार देगा, यानी कि उसमें कोई बाधा पैदा नहीं करेगा। आईओ से कहेगा आइए सर्च कर लीजिए, और सब जरूरी कानूनी सुविधाएं भी देगा, जैसे दरवाजा खोलेगा, कमरे का ताला खोलेगा, रोशनी करेगा वगैरह। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह सब कुछ केवल सर्च वारंट को देखने के बाद ही करेगा। यदि सर्च वारंट नहीं है तो उस घर का मालिक आईओ को घर में एंट्री देने के लिए बाध्य नहीं है। जब भी स्थान, घर, ऑफिस आदि की सर्च की जाएगी तो सर्च अधिकारी आसपास रहने वाले 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र व गणमान्य निवासियों को सर्च में शामिल होने के लिए बुलाएगा। आप जानते ही होंगे कि पुलिस अधिकारी किसी स्थानीय निवासी को सर्च में शामिल होने के लिए बुलाए और निवासी मना करे या ना आए या अनदेखा करे, तो यह सेक्शन 222 बीएनएस में एक दंडनीय अपराध हो जाता है। आपको क्रॉस के दौरान आईओ से यह पूछना चाहिए कि 2 या अधिक निवासियों में से किस किस को बुलाया गया था, उनको कैसे ढूंढा गया था, कहां से बुलाया था, उनका नाम पता आपने क्या नोट किया था, उस सारी बात का लिखित रिकॉर्ड कहां है, और ना आने वाले निवासियों पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई थी। यदि आप आईओ से ये सारे प्रश्न क्रॉस के दौरान पूछते हैं तो आईओ को लिखित रिकॉर्ड ना होने के कारण सब बातों को मानना पड़ेगा कि हां ये झूठ की गई है और सही कानूनी विधि का पालन नहीं किया गया है। अब दूसरे लेवल पर हम जानते हैं कि सर्च के दौरान क्या क्या कार्रवाई करनी कानूनी रूप से जरूरी होती है। घर के मालिक को सर्च की कार्रवाई में शामिल किया जाएगा और वह इस पूरी सर्च के दौरान मौजूद रहेगा। यह कानूनी जरूरत है। सर्च कब शुरू हुई और कब तक चली, यानी कि कुल कितना समय सर्च में लगा, यह रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की तलाशी ली गई है तो तलाशी में मिले सामान की बरामदगी की लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट की कॉपी उस व्यक्ति को भी दी जाएगी। जो भी व्यक्ति इस सर्च में शामिल होने से या इसका गवाह बनने से मना करेगा,
उसे 1 महीने के कारावास या 2,500 रुपए का दंड दिया जा सकता है। यह कानून में लिखा हुआ है सेक्शन 222 BNS के अंतर्गत। अब हम तीसरी बात जानते हैं कि सर्च में प्रयोग की जाने वाली विधि क्या होती है। जिस स्थान की सर्च की जाएगी उसके स्वामी या वहां जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो उसे सर्च में शामिल किया जाएगा। सर्च के दौरान घर का वह मालिक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति वहां मौजूद रहने का हकदार होगा। किस कमरे से, किस बेड में से, किस अलमारी में से सर्च किया गया है, इस बात का गवाह वह व्यक्ति होगा। दूसरी बात, जो भी सामान सर्च में मिलेगा उसकी बरामदगी की लिस्ट मकान मालिक के सामने बनाई जाएगी और उस बरामदगी लिस्ट की एक कॉपी मालिक मकान को दी जाएगी। मालिक मकान को एक कॉपी देने का क्या अर्थ होता है कि उसे कॉपी दी जाएगी और उसके दस्तखत मूल कॉपी के ऊपर लिए जाएंगे जो कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएगी। यदि ऐसा नहीं है तो इसका अर्थ है कि मकान मालिक को सर्च में शामिल नहीं किया गया था। पूरी सर्च एंड सीजर की कार्रवाई को ऑडियो वीडियो तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा और यह वीडियो फुटेज बिना एडिटिंग के ही कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। यह BNSS में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है कि पूरी की पूरी लाइव वीडियोग्राफी की जाएगी। इस वीडियो में सब बरामदा वस्तुओं की, डॉक्यूमेंट्स की और संपत्ति आदि की वीडियोग्राफी की जाएगी। क्या क्या मिला, कहां कहां से मिला, यह सारा कुछ उस वीडियो में दिखाई देना चाहिए। जब यह सर्च की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो इसके बाद भी कुछ लीगल स्टेप्स लिए जाने जरूरी होते हैं। ये अब हम इसके चौथे भाग में देखते हैं। यदि सर्च से पहले दूसरे थाना क्षेत्र के SHO को सूचना नहीं दी जा सकी थी तो सर्च के बाद उस दूसरे थाना क्षेत्र के SHO को वर्तमान केस के IO के द्वारा एक लिखित सूचना दी जाएगी कि हम आपके यहां आए, फला कारणों से आपको पहले सूचना नहीं दी जा सकी थी तो लिहाजा अब हम आपको सूचना दे रहे हैं। हमने फला फला स्थान पर सर्च की और उसमें हमको यह संपत्ति या यह बरामदगी हमें मिल पाई। जैसे कोई IO सर्च व बरामदगी की कार्रवाई पूरी करता है तो वह अपने SHO को, जिसको हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन कहते हैं, उसको अलग से लिखित में सूचना देगा कि मैंने इस केस में इस स्थान पर इतने बजे इन गवाहों की मौजूदगी में यह सर्च कंप्लीट की है और आपको मैं यह सूचना देता हूं। इस बात का लिखित रिकॉर्ड केस फाइल में लगा होना चाहिए। सर्च के बाद इस सर्च व बरामदगी की कार्रवाई को पूरा करते ही पूरी बरामदगी की लिखित रिपोर्ट जो भी वहां के एरिया मजिस्ट्रेट होंगे, जिसको हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दी जानी होगी ताकि वह ट्रायल के रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके। यदि बरामदा वस्तु को जब्त करके अपने साथ ले जाना संभव नहीं है, वह चीज बहुत बड़ी है, भारी है, ले जाई नहीं जा सकती है, तो IO किसी व्यक्ति को उस बरामदा वस्तु की कस्टडी सौंप सकेगा और इसके लिए उस कस्टोडियन व्यक्ति से एक बॉन्ड भरवा कर ले लेगा कि आपने मुझे इस वस्तु की कस्टडी सौंपी है, मैं इसका ध्यान रखूंगा और जब आवश्यकता होगी तो मैं इसे कोर्ट में या आपके सामने पेश कर दूंगा। अब हम यह देखते हैं कि सर्च एंड सीजर की जो कानूनी स्थिति है वह तो हमने देख ही ली है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या होती है और कोर्ट में इसे कैसे पूरा किया जाता है, पुलिस IOs को कैसे करते हैं। आप सभी लोग कोर्ट कचहरी को देखते हैं, वहां के मुकदमों में हिस्सा लेते हैं। क्या कभी किसी फाइल में ये सब बातें आपने पूरी होती हुई देखी हैं? पता नहीं आप इसका क्या उत्तर देंगे, लेकिन हमने तो पिछले 40-45 सालों में किसी भी फाइल में ये सारे काम कंप्लीट होते हुए नहीं देखे हैं। लगभग सब आरोपी व सब एडवोकेट रोते हुए दिखाई देते हैं कि पुलिस वालों ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, गलत बरामदगी दिखा दी या गलत तरीके से वहां से चीजें उठा ली हैं। लेकिन यह बात केवल रोने तक सीमित रहती है। कभी इन कोताहियों पर जो IO ने की हैं उन्हें कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर अंकित नहीं करवाया जाता, क्योंकि कोर्ट के रिकॉर्ड पर अंकित करवाने के लिए इन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन में शामिल करना होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई सवाल नहीं पूछा जाता कि आपने बरामदगी को गलत क्यों किया था, और इसका सबसे बड़ा कारण यह रहता है कि हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स दोनों को इस बाबत अज्ञान रहता है। उन्हें कानून की पूरी स्थिति पता नहीं होती है। पुलिस द्वारा गलत इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड बनाए जाने को साबित करने का अवसर आप खुद गंवा देती हो, क्योंकि आप क्रॉस एग्जामिनेशन में इस गलत
सर्च एंड सीजर की विधि के बारे में कोई सवाल कभी पूछते ही नहीं हो। तो सवाल है कि सही क्रॉस के द्वारा सर्च एंड सीजर को कैसे तोड़ा जा सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में हम क्या पूछें कि पुलिस आईओ के द्वारा की गई गलत कार्रवाई को कोर्ट के रिकॉर्ड पर अंकित करवाया जा सके। सर्च पूर्व के सवाल तो हमने आपको पीछे बता ही दिए थे। अब हम बाद की कार्रवाई के बारे में कुछ सवालों को देखते हैं। घर के मालिक के शामिल सर्च होने का दस्तखत कहां करवाया गया था, ये आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। बरामदा सामान की लिस्ट, इसके ऊपर मालिक मकान के दस्तखत कहां हैं, क्योंकि आईओ उस पर उनके दस्तखत नहीं करवाता है। दूसरे थाना क्षेत्र के एसएचओ को दी गई लिखित सूचना कहां है, आपने अपने एसएचओ को लिखा गया इंटीमेशन लेटर कहां है। बरामदा सामान को अगले दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश करने के लिए आपने एक एप्लीकेशन लगाई होगी, वह एप्लीकेशन कहां है, और उस एप्लीकेशन के ऊपर मजिस्ट्रेट साहब ने एक ऑर्डर किया होगा, वह ऑर्डर कहां है। सामान जब आपने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया तो सामान पर मजिस्ट्रेट की सील लगाई गई होगी। सील लगाए जाने की जरा तारीख देखिए ना आईओ साहब, क्या तारीख है। यह भी हमें बताइए आईओ साहब कि कितने दिन तक माल और आपकी सील दोनों आपके कब्जे में रही हैं, और जितने दिनों तक, जितनी अवधि तक बरामदा माल और आपकी सील आपके साथ में रही है, आपने उस बरामदा माल के साथ छेड़छाड़ करने या ना करने का कोई सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पर लगाया है या नहीं लगाया है। ये सब सवाल आप आईओ से पूछकर आप केस को बिल्कुल आरोपी के फेवर में मोड़ सकते हैं। आरोपी को इससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। हमारे सभी विद्वान व्यूअर्स कहते हैं कि वो सब चीजें देखते हैं, समझते हैं और कानून को सीख रहे हैं। तो आज हम आपसे इस बाबत 3 सवाल पूछते हैं। आप हमें या तो व्हाट्सएप पर या यहीं कमेंट्स के अंदर इन 3 सवालों के जवाब बताइए कि इनको आप कैसे करेंगे। पहला सवाल, कोर्ट में इस बात को कैसे क्रॉस करोगे कि वास्तव में सर्च वारंट बनाया गया था और घर में प्रवेश करते समय गृह स्वामी को वह सर्च वारंट दिखाया भी गया था। दूसरा सवाल है, कोर्ट में इस बात पर क्या सवाल पूछोगे कि जिस दौरान बरामदा माल और आईओ की सील दोनों आईओ के कब्जे में थे तो बरामदा माल में फेरबदल नहीं की गई थी। तीसरा सवाल है, सर्च एंड सीजर की जो वीडियो पुलिस ने लगाई है वह सही नहीं है, उस वीडियो में गड़बड़ी की गई है। इस बात को आप कैसे और किन सवालों के द्वारा आईओ के मुंह से निकलवाओगे। इन 3 जवाबों को आप हमें भेजिए, उन पर हम फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं।